Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel. I'm Dheeraj Rajpurit and I warmly welcome you all to another session of Polity through MCQs. So last time हमारा first session था इसका, ये series हमने फिर से start की है with special focus on 2023 UPSC prelims. But I must tell you that it is not restricted just to 2023 UPSC prelims. ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी, उन एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल है जो फ्यूचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 2024, 2025, 2026 यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चंस. अब लास्ट वाले सेशन में हमने स्टार्ट किया था 2022 के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं. 4 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. द रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस 2022 के अंदर टोटल 10 पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे, उसमें से 4 हम सॉल्व कर चुके हैं. आज के सेशन में हम थोड़ा सा पैरामीटर बढ़ाएंगे. आज हम 6 क्वेश्चंस उस 2022 के सॉल्व करेंगे. तो आज का सेशन हमारा फोकस करेगा 2022 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पे, एंड नेक्स्ट सेशन हम 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ऐसे करते हुए हम एटलीस्ट 5 साल के जो प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, एटलीस्ट यानी 2021, देन 2019 एंड 18, सो लास्ट 2018 तक हम सारे प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें एक बार सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमें एक अच्छा खासा क्लियर आइडिया हो जाए कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी. एंड प्लस मार्क माय वर्ड्स, ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आएंगे, कि एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया तो अब वापस नहीं पूछेगी. कई बार यूपीएससी क्या करती है, जो क्वेश्चन पूछ लिया है उसी टॉपिक के आसपास का कोई टॉपिक पूछ लेती है. तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे हमने कल का पेपर जो एनालिसिस किया था और जो सॉल्व किए थे 4 क्वेश्चन, हमने देखा कि जो रेगुलरिटी है यूपीएससी की, जैसे पहले बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, अब ज्यादा करके करंट अफेयर्स से जोड़ के काफी हद तक जो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं. कहीं ना कहीं कोई करंट में न्यूज चल रही हो जो रिलेटेड हो पॉलिटी में, किसी कोई इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इंप्लीकेशन हो पॉलिटी पे, तो वहां से क्वेश्चन आजकल पुटअप किए जाते हैं. ओके, बिफोर स्टार्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. सो ऑन 16 अप्रैल 2023 एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा. इट इज अ स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट फॉर प्रिंस सिविल सर्विसेज. सो जो भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं और आप जिन्हें भी जानते हैं जो 12th के बाद यूपीएससी परस्यू करना चाहते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज स्कॉलरशिप एग्जाम, यानी कि आपको इससे एडमिशन भी मिलेगा और एडमिशन में आपको कई सारे जो अवार्ड्स वगैरह जो मिलते हैं वो भी आपको मिलेंगे. सो फॉर बेटर और फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग यू कैन लॉग इन और कॉल ऑन दिस नंबर, और यू कैन लॉग इन टू princecollegeseeker.com स्कॉलरशिप टेस्ट, एंड प्लीज रजिस्टर नाउ. अभी रजिस्टर कर दीजिए इसको, ठीक है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन. इट इज पार्ट 2 फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 2022 प्रीलिम्स क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So which of the following are the exclusive powers? We have to focus on exclusive. देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, इस तरह के जब भी सवाल आते हैं हमारा फोकस 2-3 चीजों पे होना चाहिए. एक तो क्या पूछ रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ओके, हमारा फोकस इस पे रहेगा. देन जो भी कीवर्ड्स लगते हैं हमें उसे अंडरलाइन कर लेना है. जैसे कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर्स, एंड किसके पावर्स, लोकसभा के. एक्सक्लूसिव का मतलब जो सिर्फ इसी के पावर्स हैं और किसी के पास नहीं है. सो लेट्स फोकस. देयर आर 3 स्टेटमेंट्स. एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. लेट्स सी. टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. तो इमरजेंसी को रेटिफाई करने के लिए, देखिए 3 तरह की इमरजेंसी होती है, और एक बार प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देते हैं, भले वो नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो, या फिर आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तीनों में ही इट नीड्स रेटिफिकेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट से जो रेटिफिकेशन चाहिए होता है, वहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही अप्रूवल चाहिए होता है. रेटिफिकेशन का मतलब अप्रूवल. तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत. सो हम 1 को हटा देते हैं. एलिमिनेट, एलिमिनेट. सो ओनली 2 and 3 आर रिमेनिंग. सीधा सीधा क्वेश्चन है. टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. देखिए आर्टिकल 75. Article 75 states that the Council of Ministers
are collectively responsible towards the House of the People, that is लोक सभा. So ये जो collective responsibility है, इसका मतलब यही होता है कि उन्हें निकाला जा सकता है by passing a no confidence motion. So yes, no confidence motion पास करना एक exclusive power है, सिर्फ लोकसभा का पावर है. So yes, 2 is the answer. So our answer is B, but let's discuss the third one, to impeach the president of India. See, according to Article 61, president can be removed by an impeachment process. ये जो impeachment है, इसमें actually पार्लियामेंट ही इसे impeach करता है, और पार्लियामेंट में ये पावर दोनों के पास है और बराबर है. लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर पावर है. सो यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, एंड सो आवर आंसर इज बी, 2 only. Okay, let's move on to the next question. Now, with reference to anti-defection law in India, consider the following statements. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. सो 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, सो हमारा एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा. वी हैव टू फोकस क्या पूछा जा रहा है. यस, करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट. अ लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट, इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months of being appointed to the house. Now, इसकी norms जो है, इसके जो और जो क्राइटेरियाज हैं उसको हम और डिस्कस करेंगे, बट दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग. बिकॉज देखिए, जो कौन इस एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू निकाले जा सकते हैं. चलिए, इससे पहले हम एक बार ये फोकस कर लेते हैं, व्हाट इज एन एंटी डिफेक्शन लॉ. सो 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ये एक अमेंडमेंट एक्ट है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट. इट वाज पास्ड इन 1985. अब इसे पास करके हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और एक 10th शेड्यूल ऐड किया. इट एडेड 10th शेड्यूल. टोटल हमारे 12 शेड्यूल्स हैं और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थे. सो ये 10th शेड्यूल हमने 1985 में ऐड किया. इसी 10th शेड्यूल को हम फेमसली जानते हैं एज एंटी डिफेक्शन लॉ. तो ये एक्चुअली कोई लॉ नहीं है, ये एक्चुअली शेड्यूल है. शेड्यूल में जो प्रोविजंस लिखे हैं उसी के बेसिस पे हम इसे एक्चुअली अप्लाई करते हैं. ओके, सो इसके बेसिस पे अगर कोई भी एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो, तो इसे कहते हैं डिफेक्शन. तो एंटी डिफेक्शन का मतलब है कि इस तरह से कोई भी मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ना ज्वाइन करे. तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, बिकॉज डेमोक्रेसी के अंदर इट शुड बी अ फ्रीडम दैट आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी जहां आपकी इच्छा है, wherever you like you can join the political party, but it has a catch. ये एक्चुअली इलेक्शन के बाद की बात है. इलेक्शन से पहले आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट. बट एक बार आपने उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन जीत लिया और आप मेंबर बन गए हो लेजिस्लेचर के, उस केस में आप अपनी जिसके टिकट पे आप जीत के आए हो वो पार्टी आप छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते. तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस है, जैसे अगर कोई पर्सन वॉलंटरीली अपनी इच्छा से वो जो पार्टी की मेंबरशिप है वो छोड़ देता है आफ्टर बिकमिंग दी मेंबर, यानी कि एमएलए या एमपी बनने के बाद अगर वो पार्टी छोड़ देता है, यानी बीजेपी का टिकट लेके अगर कोई पर्सन एमएलए बन जाता है एंड उसके बाद एक बार वो लेजिस्लेचर में यानी विधानसभा का मेंबर बनने के बाद वो बीजेपी की मेंबरशिप छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता है, तो वहां पे एंटी डिफेक्शन उस पर अप्लाई होगा. ठीक है, अपनी इच्छा से छोड़ा उसने. दूसरा हो सकता है कि कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, निर्दलीय जिसे कहते हैं हम, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट मेंबर है, वो इलेक्शन जीत के आ गया और उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया. उस केस में भी उसे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा और उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. थर्ड होता है कि कोई नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर है. अब देखिए, नॉमिनेशन होते हैं, वैसे अब लोकसभा में तो हमने नॉमिनेशन हटा दिए, पहले 2 हुआ करते थे. अब राज्यसभा में 12 नॉमिनेशंस होते हैं जो प्रेसिडेंट करते हैं. वैसे ही हमारे यहाँ पे विधानसभा में या फिर विधान परिषद में यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं. ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इनको टाइम दिया जाता है 6 months, 6 महीने के अंदर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं. बट अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने तक ज्वाइन नहीं करते तो उसके बाद वो नहीं चेंज कर सकते, यानी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते. तो 6 महीने का उनको ग्रेस पीरियड मिला हुआ है. यहां क्या लिखा है, नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर्स कैन नॉट
ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स, यानी वो 6 महीने तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकती। ये उल्टा लिखा है एक्चुअली, यहाँ पे कैन नॉट की जगह कैन होना चाहिए था। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टेटमेंट। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम within which the presiding officer has to decide a defection case. So time frame for presiding officer to decide on a case, क्या ये टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड है? सो ये टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड नहीं है। यानी देखिए, पहली बात तो एंटी डिफेक्शन के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, यानी कि अगर वो लोकसभा में केस आ रहा है तो स्पीकर, राज्यसभा में केस आ रहा है तो चेयरमैन, ऐसे ही हमारे विधानसभा और विधान परिषद में भी जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके पास ये फाइनल अथॉरिटी होती है। तो फाइनल अथॉरिटी है, तो एंटी डिफेक्शन पे अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है या कोई भी स्टैंड लेना है तो वो कौन लेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेगा। बट अगर समझिए कि क्या उनके पास एक डेफिनेट टाइम है जब तक उन्हें कोई भी स्टैंड लेना है या फिर उस केस को रिजॉल्व करना है, तो यहाँ पे द लॉ इज साइलेंट, यानी कि ये शेड्यूल जो है साइलेंट है, यहाँ पे कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। सो बट यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर कोई स्टैंड ले लेते हैं और फिर उसके अगेंस्ट अगर आपको अप्लाई करना हो तो देखिए, फाइनल अथॉरिटी ये है, बट इट कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू। प्लीज रिमेंबर, अगली बार मे भी ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यस, इट कम्स अंडर द प्रिव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कोर्ट में आप केस लेके जा सकता है। कोई भी एमएलए एमपी उसको डिस्क्वालीफाई किया तो कोर्ट जा सकते हैं इसके अगेंस्ट, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट। बट यहाँ पे अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कुछ करते ही नहीं है, ही डज नॉट डिसाइड ऑन अ डिफेक्शन केस, तो उस केस में आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। ओके, सो टाइम फ्रेम है, इट डज नॉट प्रोवाइड द टाइम फ्रेम, यस इट इज करेक्ट। सो आवर आंसर इज करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है 2 ओनली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now consider the following statements. Okay, what we have to find it out. Okay, the correct statement. यहाँ पे भी हमें correct statement ढूंढना है और हमारे पास 2 statement है, यानी elimination method भी use नहीं होगा. So we'll come directly to the statements. Now, Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of Parliament of इंडिया। नाउ यहां पे नोट करना कि अटॉर्नी जनरल जो है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। आर्टिकल 76 स्टेट्स दैट अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। नाउ ये अटॉर्नी जनरल हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल लीगल स्पोक्स पर्सन है, यानी कि कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना है कोर्ट के अंदर, तो वहां पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसे रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, इसके अलावा और भी लॉ ऑफिसर्स हैं, जैसे कि सॉलिसिटर जनरल, एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, बट ये सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दे आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। दे आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है। प्लस यस, अटॉर्नी जनरल को पावर है कि वो पार्लियामेंट की मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, दो ही डज नॉट हैव अ राइट टू वोट, बट ही कैन अटेंड द मीटिंग्स। वहां पे बैठ सकते हैं और अटेंड कर सकते हैं, बट सॉलिसिटर जनरल के पास ये पावर नहीं है। सो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि सॉलिसिटर जनरल है यहाँ पे। अगर सिर्फ अटॉर्नी जनरल होता तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होता। तो यस, रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया submits resignation when the government which appointed him resigns. Okay, so Attorney General submits resignation when government resigns. So यहाँ पे ये कैच है कि जनरली क्या होता है, यहाँ पे भी जनरली नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा की फ्रेज है, इसी के बेसिस पे हम इसे डिसाइड करेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखिए, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कुछ नहीं कहता, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही आर्टिकल है इसके लिए, आर्टिकल 76, एंड इट डज नॉट से दैट अगर गवर्नमेंट रिजाइन करेगी तो अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन करेगा। देखिए, ये कन्वेंशन जरूर है, बिकॉज अटॉर्नी जनरल को जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट करती है, बट डिसीजन किसका होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो गवर्नमेंट जिसे डिसाइड कर लेती है कि अटॉर्नी जनरल बनाती है, तो अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है, यानी गवर्नमेंट गिर जाती है, तो उस केस में अटॉर्नी जनरल रिजाइन कर देते हैं जनरली।
बट ये कहीं पे लिखा नहीं है, ये जनरली होता है बट कहीं पे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखा है स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वजह से ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो विल गो विथ करेक्ट स्टेटमेंट, एक भी नहीं है, नीदर वन नीदर टू। ओके, now let's see with reference to next question, with reference to the writs issued by the courts in India, consider the following statements। चलिए देखिए, रिट्स इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226। ये तो आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये आपका हाई कोर्ट के लिए। नाउ लेट्स फोकस ऑन रिट्स। ये कौन से टाइप्स ऑफ रिट्स एक बार मैं लास्ट में इस क्वेश्चन के बाद बता दूंगा आपको, बट उससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 स्टेटमेंट है, सो यस लेट्स ट्राई एलिमिनेशन मेथड। एक एक करके देखते हैं। सी फर्स्ट, मेंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट a private organization unless it is entrusted with a public duty। so yes, जहां पे भी देखिए पब्लिक ड्यूटी आ जाती है, मेंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि कोर्ट यहाँ पे कमांड कर रही है कि कोई अपने अगर निगलेक्ट कर रहा है, अपनी ड्यूटी निगलेक्ट कर रहा है, खास करके लोअर कोर्ट या कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वहां पे कोर्ट उन्हें कह सकता है वी कमांड यू दैट यू परफॉर्म योर ड्यूटी। तो ये मेंडेमस ऐसी रेट है। तो यहाँ पे देखिए जो भी पब्लिक ड्यूटी होगी, पब्लिक नेचर की ड्यूटी होगी, भले ही कोई गवर्नमेंट नहीं हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, बट उसके पास कोई पब्लिक ड्यूटी है, उसे परफॉर्म करनी है, तो उस केस में ये मेंडेमस वहां पे अप्लाई करेगा। यस इट करेगा, बिल्कुल सही है। इट वुड नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो विल गो विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। हम निकाल लेते हैं इसे, क्या देखना है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट है सही, तो इसे निकाल लेते हैं हम। नाउ मेंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। So yes, mandamus will not lie against a company even though it may be a government company। यहां पे देखिए क्योंकि ये कॉरपोरेशन है, इस केस में ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो गवर्नमेंट कंपनी है, see it states mandamus will not lie against a company even though it may be a government कंपनी। सी गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के पास गवर्नमेंट ड्यूटीज भी होती है। कई बार गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज है, वो ऑपरेट कर रही है, मे बी कोई प्रोडक्शन कर रही है, बट उसके पास एक पब्लिक ड्यूटी है कि ये जो प्रोडक्शन है ये टाइम पे कंप्लीट हो, बिकॉज इट इज मे बी कनेक्टेड टू सम असेंशियल सर्विसेज, कोई बहुत ही मूलभूत आवश्यकताएं वो बना रही है, तो वहां पे उसके पास एक पब्लिक ड्यूटी भी है। तो ये इस वजह से हमारा स्टेटमेंट ये गलत है। सो 2 हम निकाल दें एक बार, तो हमारा डायरेक्ट आंसर भी आ रहा है। द आंसर इज सी, दैट इज 1 एंड 3। बट अगर हम यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो तो हम दूसरे स्टेटमेंट पे भी चल सकते हैं। ऐसा आप एग्जाम पे भी ट्राई कीजिए कि आप हमेशा कभी भी बीच में नहीं छोड़ना, टाइम बचेगा आपका, बट स्टिल आप थर्ड स्टेटमेंट को एक बार देख लें, पढ़ लें एक बार, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम सिली मिस्टेक कर लेते हैं। लेट्स सी, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ petitioner to move the court, can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto। now quo warranto होता है जहां पे कोर्ट जो है पूछती है बाय व्हाट वारंट। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिस है या पब्लिक पोस्ट है, उसे किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो वहां पे कोर्ट पूछ सकता है बाय व्हाट वारंट आर यू ऑक्यूपाइंग दिस पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए कौन पिटीशन फाइल कर सकता है, कोई भी, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन, कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन जिसे इंटरेस्ट हो, यानी कि सिटीजन हो और उसे इंटरेस्ट हो कि ये हटना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी की पोजीशन वहां पे, एक्चुअली उसी की पोजीशन किसी ने ऑक्यूपाई कर ली, ऐसा नहीं हो, कोई भी पर्सन एक्चुअली कर सकता है। सो यस, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन क्यू वारंट। यस, इट इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू, ये है हमारे 5 टाइप के रिट्स दो सुप्रीम कोर्ट इशू करती है, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्क्यूलरी एंड क्यू वारंटो। सो आज का ये आपका होमवर्क है, प्लीज रीड दिस 5 टाइप्स ऑफ रिट्स और इनका मतलब क्या होता है, कहां पे ये अप्लाई करते हैं। Now, let's see, if a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequence? We have to focus on the
consequence of an area being included in the fifth schedule? देखो fifth schedule is related to scheduled area, scheduled areas and tribal areas. इससे रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 244। ये दोनों रिलेटेड है। ये तो हमारे फिफ्थ शेड्यूल की बात है कि फिफ्थ शेड्यूल इन एरियाज के बारे में बात करता है, शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज। ये ऐसे एरियाज हैं जिनको एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल किया है, या फिर ट्राइबल एरियाज है जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन या स्पेशल रिकग्निशन की जरूरत है बाय एनी रीजन। मे बी इकोनॉमिक रीजन है, और खास करके ट्राइबल एरिया है तो वो सोशियो इकोनॉमिक रीजन है। ओके, सो ये आर्टिकल 244 से कनेक्टेड है। 10 स्टेट्स हैं जहां पे ये ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरियाज हैं। ये मैं आपको बताऊंगा ये कौन कौन से 10 स्टेट्स हैं। लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दी कॉन्सिक्वेंस, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन, इट वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू अ नॉन ट्राइबल पीपल। तो ये एक्चुअली करेक्ट है, यही एकदम मेन मोटिव है इसका कि यहाँ पे जो भी एरियाज, अगर किसी एरिया को शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो उसके बाद वहां पे गवर्नर ट्राइबल काउंसिल के साथ मिलके उनके साथ बातचीत करके एंड दे विल ट्राई टू निगोशिएट द टर्म्स कि क्या क्या टर्म्स होनी चाहिए, यहाँ पे कैसे इकोनॉमी चलेगी, कैसे आप करस्पॉन्ड करोगे गवर्नमेंट के साथ में। एंड अलॉन्ग विद दैट एक और चीज कर सकते हैं, वो ये काम कर सकते हैं कि कोई भी ट्राइबल लैंड है, कोई भी ट्राइबल पीपल है, उनकी जो जमीन है उसे नॉन ट्राइबल्स को ना दे, इस पे वहां पे रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं। प्लस इंटरनली ट्राइबल पीपल भी जमीन क्या कोई खरीद के दूसरे ट्राइब को या उसी ट्राइब के दूसरे पर्सन को बेच सकता है। यानी कुल मिला के जमीन जो है ट्राइबल एरियाज की, वो बेचना और खरीदना, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। सो यस, इट वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। सीधा सीधा आंसर है। फिर भी हम एक बार दूसरे देखते हैं। इट वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। ऐसा कुछ नया नहीं होने वाला। दिस वुड कन्वर्ट द एरिया इनटू अ यूनियन टेरिटरी। सीधा सीधा गलत है, यूनियन टेरिटरी नहीं बनेगा, बिकॉज ये सारे जो एरियाज हैं ये हमारे स्टेट्स में। नाउ द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। नहीं, ऐसा भी नहीं है, इसी वजह से उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं बनाएंगे। हाँ, जो एरिया ट्राइबल एरिया शेड्यूल एरिया है उसको स्पेशल रिकग्निशन मिलेगी, उस पर स्पेशल फोकस होगा, बट उस पूरे स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं है। सो सीधा सीधा कॉन्सिक्वेंस हमारा ए, सिर्फ वही कॉन्सिक्वेंस है। नाउ इफ यू फोकस, सी फिफ्थ शेड्यूल जो है ये कहाँ किसके लिए है? ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरियाज के लिए। 10 स्टेट्स में है। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। एंड स्पेशल फोकस, देखिए इस बार अगर सीधा क्वेश्चन फिफ्थ शेड्यूल पे आया, मे बी फ्यूचर में, मे बी नेक्स्ट प्रीलिम्स, इस वाले प्रीलिम्स या और आगे कभी फ्यूचर में पूछा जा सकता है इनसे कंपैरेबल। सी ये जो 10 स्टेट्स हैं, इसके अलावा भी स्टेट्स हैं हमारे मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम। ये देखो आप, खास बात है कि ये सारे के सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। यहाँ पे एक भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं है। जो ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये फिफ्थ शेड्यूल के अंदर कवर नहीं होते, दे आर कवर्ड अंडर सिक्स्थ शेड्यूल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी फ्यूचर में अभी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि आपको स्टेट्स दे दें और पूछ ले कि कौन से स्टेट्स किस शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो फिफ्थ शेड्यूल के ये 10 स्टेट्स हैं एंड ये 4 स्टेट्स आपके सिक्स्थ शेड्यूल में मेंशन्ड है। नाउ let's focus on the next question. Now with reference, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। with reference to deputy speaker of the Lok Sabha, consider the following statements. 4 statement है, so we'll try elimination method here. चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix. सो देखिए, स्पीकर का इलेक्शन, पहली बात करते हैं, स्पीकर का इलेक्शन कौन करता है? स्पीकर को अपॉइंट या इलेक्ट लोकसभा के मेंबर्स ही करते हैं, आपस में से ही किसी एक मेंबर को वो इलेक्ट करते हैं। नाउ डेप्यूटी स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है? डेप्यूटी स्पीकर को भी लोकसभा ही इलेक्ट करती है। देखिए, स्पीकर की जो इलेक्शन कब होगा
ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंट, बट डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कब होगा ये डिसाइड करता है स्पीकर. सो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो हम एक बार एलिमिनेट कर लेते हैं जहां जहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है. तो सी एलिमिनेटेड एंड डी एलिमिनेटेड. देखिए अब हम थोड़ा सा इजी हो गया हमारा टास्क. अब हमें सीधा 3 पे नहीं जाना है, हमें फोकस किस पे करना है, 2 पे फोकस करना है. लेट्स कम टू द सेकंड स्टेटमेंट. देयर इज अ मैंडेटरी provision that the election of candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. So ये मैंडेटरी प्रोविजन कह रहे हैं. खास करके देखो कई बार मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं कि जब भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के एडजेक्टिव्स या फिर इस तरह के टर्म्स यूज की जाए, है ना, डिटर्मिनेंट्स यूज की जाए, मस्ट, मैंडेटरी, ऑल, इस तरह के वर्ड्स जब भी यूज होते हैं प्लीज उस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें. खास करके ऐसे स्टेटमेंट्स मैक्सिमम टाइम्स, मोर देन 90% टाइम्स दे आर रॉन्ग, बिकॉज ऐसे डिटर्मिनेंट्स आपके एक्सेप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं. कई बार एक्सेप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये जनरली होता नहीं है. सो मस्ट, ऑल, मैंडेटरी, इस तरह के टर्म्स हो ध्यान से पढ़े. देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट गलत ही होगा हमेशा, बट उसे ध्यान से पढ़े. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंडेटरी. यहाँ बात करते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली कि डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर के जो इलेक्शंस हैं 10th लोकसभा तक, ये दोनों के दोनों रूलिंग पार्टी से ही आते थे. अब क्योंकि रूलिंग पार्टी का डोमिनेंस होगा, मेजॉरिटी होगी, सो वही अपने स्पीकर भी इलेक्ट करेगी, वही अपना डेप्यूटी स्पीकर भी इलेक्ट करेगी. बट फ्रॉम 11th लोकसभा से एक चीज चेंज हुई. कंसेंसस के थ्रू सब पार्टीज ने आपस में कंसेंसस के थ्रू यानी आपस में डिसाइड करके ये डिसाइड किया कि जो स्पीकर है वो तो रूलिंग पार्टी से आएगा, स्पीकर रूलिंग पार्टी से आएगा, बट जो डेप्यूटी स्पीकर है ये हमारा प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी से आएगा. सो ये कंसेंसस के थ्रू हमने डिसाइड किया है. सो डेप्यूटी स्पीकर जो है हमेशा ऑपोजिशन से आता है, बट स्टिल अगेन इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज थ्रू कंसेंसस. मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, इन्होंने आपस में डिसाइड किया है एक कंसेंसस के थ्रू. एंड प्लस यहाँ पे तो स्टेटमेंट आगे भी गलत है, बिकॉज यहाँ लिखा है ईदर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी या फिर रूलिंग पार्टी भी लिखा है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो हम बी को भी एलिमिनेट कर देते हैं. एंड आवर आंसर इज 1 and 3. स्टिल क्योंकि हमें दूसरे स्टेटमेंट्स भी एक बार देख लेने चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ से नॉलेज मिलेगा, बट यहीं तक हमारा आंसर एंड हो जाता है. एंड इसके आगे अगर आप पढ़ो तो एक बार के लिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो एक बार जरूर पढ़ लेना दूसरे स्टेटमेंट्स एंड ट्राई. इस पे आपने एक बार कमांड कर ली ना एलिमिनेशन मेथड पे, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा, फिर आपका और टाइम बचेगा. आपको ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए, फिर आप पूरा पेपर खत्म हो, टाइम बच जाता है, तब आओ वापस ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस को स्टार या कुछ ऐसे मार्क करके रखें ताकि वापस आके फिर इन्हें देख सकें. ठीक है, ओके. द डेप्यूटी स्पीकर हैज द सेम पावर as the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his rulings. Yes, this statement is correct. ये हमने आई है. Now the well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and seconded by the prime minister. So ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है. इसका मतलब ये होता है कि स्पीकर जो है ये मूव करता है कि हाँ ठीक है इसे डेप्यूटी स्पीकर बनाना है, ठीक है, एक बार इलेक्शन होने के बाद, एंड उसे सेकंडर्स वो होते हैं जो एक्चुअली एक तो प्रपोज करते हैं और सेकंडर्स उसे बैक करते हैं उस प्रपोजल को. तो यहाँ कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर उसे सेकंड करेगा, यानी उसे बैक करेगा. जो प्रपोजल या मोशन स्पीकर ने मूव किया है फॉर डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंटमेंट, उसे प्राइम मिनिस्टर सेकंड करेगा या बैक करेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ प्रोविजन वहां नहीं लिखा है. ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 1 and 3. So on this note, I'll end this session. So यहाँ पे हम 2022 के questions कर चुके हैं. 2022 has been done. So next our focus is 2021. इसके आगे हम 2022, 2019 and 2018 ये हमारा टारगेट है. एक बार ये टारगेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रैंडम MCQs ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक. एंड इफ यू हैव एनी टॉपिक इन योर माइंड जो आपको लगे कि सर इस पे थोड़ा इलैबोरेशन चाहिए, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो फॉर इट.
सो दैट आपको टॉपिक भी अगर कोई कवर नहीं हो रहा है तो उस पर भी हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। बट दिस इज आवर प्रैक्टिस सेशन। तो 2018 के बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर से एमसीक्यूज सॉल्व करना, एंड मे बी ये पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स में से भी आ सकते हैं, मे बी हम नए भी ले सकते हैं। नाउ इट्स योर चॉइस। यहाँ पे कंप्लीट होने से पहले पहले कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि क्या आपको 2017 और आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं क्या। ऑन दिस नोट आई एंड दिस सेशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।